हेलो। रीट परीक्षा देने वाले सभी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? संस्कृत भाग 1 का जो वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। उस डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैंने संस्कृत जो शिक्षण विद्या है उसका भाग 2 का जो वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देखें। मैंने उस बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है उस वीडियो में जो मैंने तैयार की है, और आशा करता हूँ कि संस्कृत भाग 1 का जो वीडियो आपको पसंद आया, उसी प्रकार से ये दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है आपको बहुत पसंद आएगा और ज़रूर आपके परीक्षा में ये बहुत सहयोग करेगा। तो चलिए देखते हैं संस्कृत शिक्षण विद्या और कुछ अलंकार से संबंधित जो मैटर है मैंने तैयार किया है। चलिए देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षण की हम विद्या पढ़ रहे हैं। इन विधियों में देखिए, संस्कृत में जो अलंकार है और विद्या, इनको हम देखेंगे। शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर को माने जाते हैं। इसी प्रकार से इनमें जो शिक्षण सूत्र है, उन शिक्षण सूत्र में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सरल, ज्ञात, पूर्ण, विशिष्ट, सामान्य, प्रत्यक्ष, विश्लेषण, मनोविज्ञान और अनुभव से लगाकर कठिन, अज्ञात, अंश, सामान्य, विशिष्ट, अप्रत्यक्ष, संश्लेषण, तर्क की ओर ऐसा माना जा सकता है। फिर हम जो देखेंगे, संस्कृत में हम कोई भी संधि पढ़ा रहे, समास पढ़ा रहे, तो उसके जो नियम होते हैं, वो नियम को हम कहते हैं सामान्य या ज्ञात, और उसके जो उदाहरण होते हैं उसको हम कह सकते हैं विशिष्ट या ज्ञात। इसी प्रकार से दोस्तों, भाषा के 4 कौशल होते हैं। उनमें से 2 तो होते ग्रहणात्मक और 2 होते अभिव्यक्तात्मक। ग्रहण में होगा श्रवण और पठन, और अभिव्यक्त में होगा वाचन और लेखन। इनका सही क्रम होगा श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। दोस्तों, संस्कृत जो होता है उसमें पठन कौशल जो होते हैं, पठन कौशल को बढ़ाने के लिए या पठन कौशल की अभिवृद्धि के लिए जो विधियां हैं, उसमें अक्षर बोध, इसको वर्ण बोध, वर्ण समामना विधि भी कहते हैं। दूसरी है पद विधि, वाक्य विधि, कथा विधि, चित्र विधि, इसको देखो और को विधि भी कहते हैं। ध्वनि साम्य और अनुकरण विधि। इसी प्रकार से लेखन कौशल अभिवृद्धि जो विधियां हैं, उसमें जेक्टोट या दृष्टि लेखन विधि है, श्रुतलेख विधि है, ट्रेसिंग या अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि है, इस प्रकार से अनुलेखन विधि है। दोस्तों देखिए, संस्कृत जो पाठ्य पुस्तक हैं अभी वर्तमान में चल रही हैं, कक्षा 6 में जो किताबें, 7 में और 8 में, उन सभी किताबों का नाम है रुचिरा। इस प्रकार से कक्षा 9 और 10 में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक चली, उनका नाम है शमुशी। संस्कृत भाषा की जो शिक्षण सिद्धांत है, उन शिक्षण सिद्धांतों को हम देखते हैं तो शिक्षण सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक। तो जो प्रमुख शिक्षण सिद्धांत है वो ये होंगे: निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, विषय वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान आधारित शिक्षण का सिद्धांत, सहसंबंध का शिक्षण सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। देखिए, शिक्षण विद्या जो है 3 प्रकार की होती है। प्राचीन, इनको मौलिक भी कहते हैं, नवीन या अर्वाचीन, और तीसरी होती है नवीनतम। तो प्राचीन या जो मौलिक शिक्षण विद्या है उसमें पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है। इसमें मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कथा नायक, भाषण, व्याख्या, व्याकरण विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, ये सभी विधि आती है प्राचीन या मौलिक विधियों में आती है। इस प्रकार से दोस्तों, नवीन या अर्वाचीन जो विधि है उसमें पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, हर्बटीय पंचपदी विधि। हर्बटीय पंचपदी जो विधि है, इसके 4 सोपान दिए थे प्रारंभ में हर्बर्ट ने: स्पष्टता, सहयोग या तुलना, व्यवस्था या सामान्यकरण, व्यावहारिक या प्रयोग। इसको बाद में संशोधन करके इन्होंने नाम, ये 5 जो नाम ये दिए थे: प्रस्तावना, इसको पाठोपस्थापन कहते हैं, प्रस्तुतिकरण, इसको विषय प्रस्थापन कहते हैं, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। इसके बाद में 5वीं विधि होगी मूल्यांकन, और 6ठी होगी संरचनात्मक उपागम विधि। इस प्रकार से शिक्षण विद्या जो है वो है। नवीनतम जो विधियाँ हैं इनमें हम आगे देख रहे हैं सभी, वो सब विधियाँ इसमें आएगी। देखिए, गद्य शिक्षण की विधियाँ। अब गद्य शिक्षण विधियों में हम देखें तो इसमें वाचन जो करते हैं, वाचन 3 प्रकार का होता है: आदर्श वाचन, अनुवाचन और मौन वाचन। अब गद्य शिक्षण में प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार होता है वो होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। यानी गद्य शिक्षण में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनमें सबसे अच्छे प्रश्न कौन से होंगे? तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। इस प्रकार से देखिए, गद्य शिक्षण में वाचन का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, श्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? तो आदर्श वाचन कहते हैं उसमें। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। गद्य शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसमें उद्बोधन विधि, टीका विधि और स्पष्टीकरण विधि, ये 3 विधियाँ प्रमुख हैं। इस प्रकार से पद्य शिक्षण की विधियाँ देखिए तो इसमें काव्य शिक्षण जो होता है या पद्य शिक्षण होता है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है रसानुभूति। इसी प्रकार से पद्य शिक्षण का सबसे अच्छा जो वाचन होता है वो होता है सस्वर वाचन। सर्वश्रेष्ठ जो प्रश्न होता है पद्य शिक्षण वो होता है भावबोध या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसी प्रकार से पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधियाँ हैं वो होगी दंडान्वय विधि या खंडान्वय विधि। ये दोनों विधियाँ जो है श्रेष्ठ विधियाँ हैं। प्रमुख जो इसकी विधियाँ हैं उसमें देखें हम तो गीत विधि हैं, भाषानुवाद विधि है, व्याख्या विधि है, भाष्य विधि है,
तुलना विधि है, समीक्षा विधि है, दंडान्वय और खंडान्वय विधि, ये प्रमुख विधियाँ हैं। इस प्रकार से दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधियाँ देखें तो इसमें व्याकरण के जो शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान कराता है व्याकरण में। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि होगी आगमन निगमन विधि। दोस्तों ध्यान रखना, व्याकरण शिक्षण में पूछा जाता है आगमन निगमन विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण जो सोपान है वो क्या है, नियमितीकरण, यानी नियम जो है हम बता रहे हैं उसको बताना या उसको सिद्ध करना। इसकी प्रमुख विधियाँ होगी परंपरागत विधि, कंठस्थीकरण, पारायण, वाद विवाद, व्याख्या, भाषा संसर्ग, आगमन, निगमन, समवाय या सहयोग, ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। और अन्वेषण विधि के जो जनक हैं उनको वो है अन्वेषण विधि, ठीक है। और इसके बाद में है अन्वय व्यतिरेक विधि। ये सभी विधियाँ व्याकरण की शिक्षण की विधियाँ हैं और इनको हमेशा हमें ध्यान रखना है क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं नाटक शिक्षण की विधियाँ। नाटक जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। इस नाटक में जो वाचन होता है वो होता है सस्वर और मौन वाचन। नाटक शिक्षण का जो श्रेष्ठ सोपान है वो का पाठाभिनय का मतलब होता है जो भी पाठ है उसमें जो बताया गया उसका अभिनय करना, उसकी एक्टिंग करना। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो होते हैं चरित्र संबंधी प्रश्न होते हैं। इसकी प्रमुख विधियाँ होगी आदर्श नाट्य विधि होगी, रंगमंच विधि जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आदर्श नाट्य विधि वैसे अच्छी मानी जाती है लेकिन वो केवल अध्यापक द्वारा की जाती है, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाएगी। रंगमंच विधि अच्छी है लेकिन इसमें क्या है कि खर्चा बहुत होता है, खर्चीली अधिक होती है, इसलिए कक्षा भी नहीं विधि है इसको वर्तमान में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और व्याख्या विधि, ये सभी विधियाँ नाटक शिक्षण की विधियाँ होगी। इस प्रकार से कथा शिक्षण अगर कराएं तो उसमें हम अच्छी या विधियाँ कौन कौन सी है वो सब विधियों को देखते हैं। इसकी सबसे अच्छी विधि जो होगी वो होगी कथाभिनय विधि। इसके अलावा कथन विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, ये सब विधियाँ भी कथा शिक्षण की ही विधियाँ हैं। अनुवाद शिक्षण जो है, अनुवाद शिक्षण में हम देखें तो अनुवाद 3 प्रकार का होता है, अक्षरशः, छायानुवाद, इसको भावानुवाद और मर्मानुवाद भी कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा होता है तथ्यानुवाद। अनुवाद शिक्षण की जो प्रमुख विधि है उसमें होगी पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना या अनुकरण विधि। संस्कृत शिक्षण जो हम कराते हैं उसके 6 उद्देश्य होते हैं दोस्तों। जैसे आपने पाठ निर्माण किया होगा तो वहाँ पे आपको पता है कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। देखते हैं हम, तो इसमें होता है ज्ञानात्मक, फिर होता है अवबोधात्मक या फिर अर्थ ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, अभिरुच्यात्मक और मनोविनोदात्मक, ये सभी उद्देश्य होते हैं हमारे संस्कृत शिक्षण कराने के। अब देखते हैं हम अध्यापन कौशल जो हैं वो कौन कौन से अध्यापन कौशल हैं। तो देखिए 6 अध्यापन कौशल है। प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट कौशल है, प्रश्न कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है और गृह कार्य कौशल है। दोस्तों ये सभी जो कौशल हैं ये हम जब पढ़ाने जाते हैं शुरू में, जब बीएड वगैरह जो हम करते हैं तो वहाँ पर हम शुरुआत में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इनका प्रयोग करके हमें एक एक विधि हमें या एक एक तरीका सिखाया जाता है, एक एक कौशल हमें सिखाए जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन दोस्तों 1984 में हुआ था, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं हम जो प्रश्न कौशल हैं। इन प्रश्न कौशल में इसके घटक जो हैं, यानी कि प्रश्न का पूछने का तरीका क्या होता है, किसी प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होगा या कैसे हम बच्चों के पास में उसको पहुंचाएंगे। तो प्रश्न में वेग होना चाहिए, कंठ स्वर, विराम और वितरण, इन सब का ध्यान रखना है। प्रश्नों के प्रकार अगर देखें तो स्मृति प्रश्न होते हैं, विचार बोधात्मक प्रश्न होते हैं, शिक्षण प्रश्न होते हैं, परीक्षण प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति, अभ्यास और अन्वेषणात्मक, ये सभी प्रश्न के प्रकार हैं। इन प्रश्न के प्रकार में अब इसकी कुछ प्रविधियाँ भी हैं जिसमें अनुबोध प्रविधि है, अधिसूचना प्राप्त प्रविधि है, पुनः केंद्रण प्रविधि है, समीक्षात्मक या निष्कर्षणात्मक प्रविधि है। अब इन प्रश्न के कौशल देखें अगर तो प्रश्न कौशल 2 प्रकार के होते हैं, प्रवाह प्रश्न कौशल और अन्वेषण प्रश्न कौशल। इनके आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं। शिक्षण विधियों के साथ में मूल्यांकन का प्रश्न भी आता है, आपके सिलेबस में देख रहे हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो सतत, व्यापक और उपचारात्मक, ये सभी जो शब्द हैं इन पर ध्यान देना है। तो सतत, व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण, तो इनको हम देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षा कराई जाती है, इसलिए निदानात्मक जो परीक्षण है उसको सिर्फ जांच या परामर्श के लिए माना जाता है, जबकि बच्चे का उपचार या बच्चे को सही शिक्षा देने का कार्य जो करता है वो करता है उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों ये प्रमुख शिक्षण विद्या थी और शिक्षण विद्या से संबंधित महत्वपूर्ण जो मैटर था, जो भी सामग्री थी वो सब मैंने यहाँ पर दी है और इनको सबको संक्षेप में बताए हैं, सबकी मैंने व्याख्या नहीं की है। अगर आपको डिटेल में देखना तो आपके पास जो भी कोई पाठ्य पुस्तक है उसमें से इनको देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं अलंकार, और अलंकार को भी मैंने इसी प्रकार से बहुत संक्षिप्त में बनाया है। अलंकार जो है शब्द बना है वो बना है अलम प्लस कार से। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में ये सभी अलंकार आते हैं, देखिए आप इनको।
इसी प्रकार से अर्थालंकार में ये सभी अलंकार आएंगे। और उभयालंकार उन्हें कहेंगे जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार प्रकट होता हो, उनके हम कहेंगे उभयालंकार। अब देखिए, परीक्षा में जो महत्वपूर्ण अलंकार आने वाले हैं उन अलंकार के बारे में देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, यमक, उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति, ये सभी अलंकार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसी आशा है कि इनमें से कोई न कोई अलंकार आने की संभावना पूरी रहेगी। फिर भी आप अपना सिलेबस जो है पूरा कवर करके जाएं, किसी भी प्रकार से कोई संदेह न रखें। धन्यवाद।